आगे समझते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं हम। अब आगे हमारा जो भी डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म फ्लो ओनली। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो से रिलेटेड ही डिस्कशन होगा हमारा। एक बार यूनिफॉर्म फ्लो खत्म हो जाएगा देन विल गो फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स। चलिए, तो भैया बात कुछ ये रही कि ये मेरा यूनिफॉर्म फ्लो था, ये मेरा चैनल बेड है एंड दिस इज माय फ्री सरफेस एंड दिस इज माय फ्री सरफेस। ये आपस में पैरेलल होंगे कब? अगर फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। ये मेरा बेड है और ये मेरा फ्री सरफेस है। ठीक है भैया? ठीक है। फ्लो ये हो रहा है, चैनल बेड की स्लोप होगी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल से, लेट अस से थीटा। ठीक है, ये जो फ्री सरफेस है यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये भी मुझे क्लियर हो गया। दिस फ्री सरफेस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये भी क्लियर हो गया मुझे। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, इस चैनल को फ्लो कौन करवा रहा है? यहां पे जो भी फ्लो हो रहा होगा, जो भी पानी होगा, उसका वेट ये लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस वेट के दो कंपोनेंट मैंने निकाले थे, अगर आपको याद हो तो। वेट का एक कंपोनेंट आया था ये, दैट इज W cos थीटा, और एक कंपोनेंट आया था ये, दैट इज W sin थीटा। दिस W sin थीटा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो। ये जो W, भले यूनिफॉर्म फ्लो हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो, ये बात तो सेम रहेगी कि W sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लो कराने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस फ्लो को रेसिस्टेंस कौन दे रहा होगा? इस फ्लो को रेसिस्टेंस कौन दे रहा होगा? ये फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को रेसिस्टेंस कौन देगा? इस चैनल के बेड में जो शियर जनरेट होगा वही तो देगा। इस फ्लो को रेसिस्ट कौन करेगा? अरे भैया, चैनल के बेड पे जो शियर जनरेट हो रहा होगा, पानी ये बह रहा है ना, पानी ये बह रहा है, तो चैनल का बेड जो है वो इसको रेसिस्टेंस भी तो देगा। दुनिया की हर चीज जो आगे बढ़ती है उसको पीछे खींचने वाले लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो वैसे ही अगर ये पानी आगे बढ़ रहा है तो इसको रोकने वाला भी तो कोई ना कोई होगा, दैट इज द शियर। ठीक है, अब ये शियर की वैल्यू मुझे निकालनी है भैया। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस शियर। इस शियर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये जो टाउ है, सॉरी, ये जो टाउ है मेरा, इसको मैं कह रहा हूं शियर स्ट्रेस, and it will be responsible to provide resistance to the flow। फ्लो को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा भैया। ठीक है, चलो, अगर यह बात क्लियर हो गई तो जरा बात में बताइएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जरा ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला डिराइव होगा यहां से, वो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कई बार गेट वाले पूछ लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन W sin थीटा इस साइड लग रहा है, शियर वाला स्ट्रेस यहां पर है, तो इस शियर के कारण कोई फोर्स भी तो जनरेट हुआ होगा, शियर फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन में W sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू शियर। W sin थीटा तो फोर्स था ना भैया, तो फोर्स को मैं फोर्स से ही तो इक्वेट करूंगा, फोर्स को स्ट्रेस से थोड़ी इक्वेट करूंगा मैं। फोर्स विल बी इक्वेटेड विथ फोर्स, स्ट्रेस विल बी इक्वेटेड विथ स्ट्रेस। सीधी बात है ना ये बात। तो ये जो W sin थीटा का फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टाउ। टाउ मेरा शियर स्ट्रेस था। तो जरा देखेंगे, W इज द वेट ऑफ द फ्लूइड इनटू sin थीटा इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस के कारण फोर्स कितना होगा, दैट इज शियर स्ट्रेस
इंटू सरफेस एरिया, बोल दो भैया, दैट विल बी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंटू सरफेस एरिया। शेयर कहां लगता है? सरफेस पे लगता है ना, तो सरफेस एरिया ही तो लूंगा। ठीक है, सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला आपको पता है? किसी भी फिगर के लिए अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या तरीका होता है? कोई भी दुनिया जहां का कोई सा भी फिगर अगर आपको दे दिया जाए, कोई सा भी शेप दे दिया जाए और बोले कि उसका सरफेस एरिया बताओ, क्या होगा? कोई सा भी फिगर दुनिया का, और बोले कि इस फिगर का सरफेस एरिया बताओ, तो आप सीधे बोलना कोई सा भी फिगर है उसका सरफेस एरिया होगा उसका पेरीमीटर इंटू लेंथ। सिंपल सी बात। द सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी, एनी फिगर इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो जरा आइए, W इज द वेट ऑफ द फ्लूइड, साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ सरफेस एरिया वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ। कोई सा ये लेंथ ले लेता हूं मैं, सपोज करिए वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ। बोलो भैया, क्लियर? अब इस W के साथ थोड़ा सा कुछ करें यार। ये वेट, मुझे वेट को कुछ चेंज करें जरा, कुछ लिखें वेट को। क्या मैं वेट को लिख सकता हूं वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? कैन आई राइट वेट एज, W को क्या लिख सकता हूं? वेट डेंसिटी गामा इंटू वॉल्यूम। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी भैया? नहीं पढ़ी तो बता देता हूं। एक होता है वेट डेंसिटी, अलग अलग जगह पे नोटेशंस अलग अलग होते हैं। कई लोग इसको गामा से लिखते हैं, कई लोग इसको स्मॉल w से लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो मैंने लिखा गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट कितना हो गया? गामा इंटू वॉल्यूम। तो मैंने लिख दिया गामा इंटू वॉल्यूम, साइन थीटा का साइन थीटा हो गया, इज इक्वल टू टाउ इंटू पी इंटू एल। गामा वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है भैया? एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है। इज इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ पी इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा गामा ए साइन थीटा अपॉन पी इज इक्वल टू टाउ। बोल दो भैया, इज इट क्लियर? गामा एल से एल कैंसिल हो गया, ये पी इस साइड आ गया, तो ए बाय पी साइन थीटा। तो गामा ए बाय पी क्या होता है भैया? व्हाट इज ए बाय पी? चैनल की ज्योमेट्री याद करिए। ए बाय पी, ए बाय पी इज द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ। गामा इंटू आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा अभी। पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। अच्छा नहीं लग रहा ये, देखिएगा क्या चेंज करूंगा। मैंने लिखा टाउ इज इक्वल टू गामा आर साइन थीटा, वेयर आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस, क्योंकि ए बाय पी को मैंने आर से लिख दिया था। अब एक बात सुनिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते थे तो बोलते थे, एक बात बोला करते थे ट्रिग्नोमेट्री में कि इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा और टैन थीटा आपस में बराबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये बात समझ में आई कैसे होता है ये बात? ये क्यों लिखा मैंने, ये भी चलिए बता देता हूं। देखिएगा जरा, सपोज करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये,
थीटा बहुत छोटा है ना, ये थीटा है, बहुत छोटा सा थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, थीटा बहुत छोटा है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं आपसे बोलूं साइन थीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं आपसे बोलूं इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए tan थीटा बताओ, तो आप बोलोगे P/B। अब जरा बात ध्यान से देखिए, ये थीटा बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है ना ये थीटा, क्या मैं बोल सकता हूं B और H अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे? अरे भाई थीटा बहुत छोटा है, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, ये एंगल था दोनों के बीच में, थीटा बहुत छोटा है तो ये दोनों लाइन तो एकदम नजदीक की होंगी ना। क्या मैं बोल सकता हूं ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच का बहुत छोटा है तो B और H अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, और B और H अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया, अगर थीटा स्मॉल है तो आई कैन इजीली से दैट B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H, और B और H अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इसीलिए ये है। अब साइन थीटा, और जो मैंने चैनल पे बेड स्लोप दिया है ये भी तो बहुत छोटा होता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि ऐसी स्लोप दे देते हो, हल्का सा स्लैंटिंग देते हैं, हल्की सी बेड स्लोप रहती है। जैसे ये हाथ है मेरा, ये चैनल का बेड है सपोज करिए, तो हल्की सी स्लोप रहेगी, ऐसी थोड़ी रहेगी स्लोप, हल्का सा स्लोप दे देंगे। ये हॉरिजॉन्टल हल्की सी स्लोप दे देते हैं, पानी को एक हल्की सी स्लोप चाहिए बहने के लिए, तो एक हल्की सी स्लोप दी, मतलब थीटा बहुत छोटा होता है यहां पर चैनल बेड का, तो थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा sin थीटा के बराबर हो जाएगा। सो आई कैन राइट दैट टाउ इज इक्वल टू गामा r tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है भैया, दैट इज दी बेड स्लोप। अरे किसी भी एंगल का tan उसका स्लोप ही तो होता है, तो ये थीटा किसके साथ था, चैनल बेड का हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan थीटा क्या है, बेड स्लोप है, तो टाउ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी गामा इंटू r इंटू एस नॉट, खत्म का। बोल दो भैया, ये आ गया पूरा डेरिवेशन आपका, बोलिए इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को ये बात क्लियर हो गई? जहां पे कौन सी चीज क्या है मैं लिखे देता हूं, गामा इज द यूनिट वेट किसका भैया, पानी का, कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आर हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है A/P। एस नॉट इज द बेड स्लोप। बोल दो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को सभी कुछ क्लियर हो गया? ये सारी बात क्लियर हो गई, क्या बातें की हमने। सो ये स्टार्टिंग हुई है ओपन चैनल फ्लो की। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स, जिसमें मैंने ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट करी। आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। फॉर्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, रखेंगे तो फायदा, नहीं रखेंगे तो नुकसान भी नहीं होगा कुछ, तो याद रखेंगे ये, और इसके बेस पे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई, शेयर स्ट्रेस कैसे निकाला जाएगा। अगर शेयर स्ट्रेस निकालना क्लियर हो गया है तो अगले लेक्चर में मैं फिर कुछ और बातें बताऊंगा। अब वेलोसिटी निकालेंगे, असली मुकाम पे पहुंचेंगे। अब नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। कैसे निकलेगी वेलोसिटी, क्या होगा तरीका, समझेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप ये लेक्चर्स में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगले लेक्चर में मिलिएगा तो यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। थैंक यू।